इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनिमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे इतनी ज्यादा अच्छी है। इस एनिमे के स्टार्ट में है हम एक बहुत ही बड़े कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है, द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वापस छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ है और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं एंड इसका नाम है आशा। फिर हमें देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं एंड आशा अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। सिस्टर लिली, जिस पर सिस्टर लिली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आशा बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे ही शादी करे। एंड में सिस्टर लिली आशा से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आशा को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आशा वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहाँ पर चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल ये सही किया आपने, जब भी वो आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा जाता है। आस्था गुस्से में उठा है और उससे पास भागने के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो। जिस पर यूनो आस्था से कहता है देखो पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरे तुम्हारे हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिस पे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है आजा 1v1 फ्री फायर में नहीं असली में। मतलब जिस पे आस्था से कहता है नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है यूनो डर गया क्या। जिस पे ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो के को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स को बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, तुमसे मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। तभी जिस पे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ड में होता है जहाँ पर वो मैजिक भी से ही सब कुछ होता है। बिना मैजिक के मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो से जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो अगर इतना ही स्ट्रांग है तो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही स्पीड में क्रेडिट्स मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक को यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करने अपने आप को फिजिकल बहुत स्ट्रांग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रेडिट्स मारकर विजर्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजर्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से आस्था लिली को सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देख सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजर्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक्स यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्द ही से भाग के लड़कियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटा है यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करने थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन ना अगला विजर्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं। आस्था एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो, आस्था थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रीन वर्थ तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। इसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रीन वॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। ग्रीन वॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लिफी बनी होती है जो सबको 15 साल की एज में मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रीन पर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। मानो को आस्था
को अपने टक्कर का नहीं मानता है, जिसकी आस्था भी बहुत ही दुखी हो जाता है एंड वो भी वहां से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। जिस पर सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि आस्था बहुत दुखी होकर गया है तो मैं भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता होता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिटिंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े थोड़े दिनों बाद आस्था और बहुत सारे बच्चों जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रीमवुड टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रीमवुड लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था को और को मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पर उस ग्रीमवुड टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोग का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उसकी ग्रीमवुड उड़ाकर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रीमवुड पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रीमवुड नहीं आती है। आस्था बोलता है मेरी ग्रीमवुड लेट हो गई है क्या, मेरी ग्रीमवुड कहाँ है? जिस पे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी के पास उसकी ग्रीमवुड आ जाती है जो कि होती है एक और फ्लिप ग्रीमवुड जो कि बहुत ही ज्यादा रियल होती है एंड यही ग्रीमवुड फर्स्ट विजिट किंग के पास होती है। इसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक ही रह जाते हैं कि आखिरकार की नोबल फैमिली का भी नहीं है, उसके 4 फ्लिप ग्रीमवुड कैसे मिल गई। उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। जिस पे सारे से सारे लोग उस पर हंसने लगे हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगे हैं एंड भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करने लगा है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिकल है बट अब उसको ग्रीमवुड भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उल्टा है और कहता है क्या हुआ, अगर मेरे को ग्रीमवुड नहीं मिली तो मैं भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं तुम्हें रू करके रहूंगा। लेकिन तभी उसके पास एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे से लड़ने आ रहे हैं एंड उसे कहते हैं आगे तुम्हारे जैसे गरीब को और ग्रीमवुड कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं मिल, मैं जला दूंगा तुम्हारे इस ग्रीमवुड को एंड वो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है। लेकिन बिना अपनी ग्रीमवुड का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है। इसको देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेंज आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आ रहा है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रियल चीज को जलाना चाहते हो। पूछता है कौन हो तुम, जिस पे ये बताता है मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है एंड तभी वो अपने मैजिक से को भी पकड़ लेता है एंड उसकी फॉल्सली ग्रीमवुड को भी उससे छीन लेता है। बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हारा ये तो पता ही नहीं होगा कि एक ग्रीमवुड को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि मैं तुम्हारे ग्रीमवुड को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस फॉल्सली ग्रीमवुड के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रीमवुड चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विजिट किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है। लेकिन फिर वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2 ग्रीमवुड कैसे है। बोलता है उसने से एक मेरी है और यह से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आस्था सारा का सारा केस समझ जाता है एंड वो से कहता है चुपचाप की ग्रीमवुड वापस कर दो। जिस पे स्नेक उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रीमवुड नहीं मिली एंड एक एक कर वो उस पर हंसने लगा है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई भी ग्रीमवुड नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजिट किंग बनेगा एंड एक एक के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। कहता है नहीं उससे मत लड़ना। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी स्नेक की चेन उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विजिट किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है अपने आंखों को खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्म में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कर रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बन लूं लेकिन मैं इसके कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर आस्था है और बोलता है अपनी चेन में किसी के अंदर कितना मैजिक है यह नाप सकता हो और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक भी नहीं है एंड इसलिए तुम्हारे पास कोई ग्रीमवुड भी नहीं मिली क्योंकि ग्रीमवुड मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजिट किंग तो क्या तुम कोई नॉर्मल भी जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक
बहुत ही बड़े लूजर हो। इसको सुन आस्ता अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रीम वर्ल्ड है। आखिर में कैसे विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्ता योग करने वाला होता है, लेकिन तभी चिल्ला कर बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता आस्ता विज़र्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्ता कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी गिव अप नहीं करना। एंड उसके ये सुनते ही आस्ता के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्ता के पास से एक अजीब से एनर्जी आने लगती है। आस्ता से कहता है, चिंता मत करो मैं इस आदमी को तुम्हारे ग्रीम वर्ल्ड नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्ता के पास उसकी खुद की ग्रीम वर्क उड़ कर आती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रीम वर्क नहीं है, बल्कि एक फाइनली ग्रीम वर्क होती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब से भी ज्यादा रियल ग्रीम वर्क दुनिया में 3 तरह की ग्रीम वर्क होती है। स्लीप ग्रीम वर्क जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है, और स्लीप ग्रीम वर्क जो कि बहुत रियल होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में 5 स्लीप ग्रीम वर्क जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड उसके अंदर एक डीमन होता है। आस्था को फाइनली उसकी 5 स्लीप ग्रीम वर्क मिली है। आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था तुम वो हो जो पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जिससे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखे हैं कि इसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में बहुत ही रोता था और छोटी छोटी बातों पर रोता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरफ उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और को पहले विजिटिंग की स्टोरी सुनाती है कि जैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस धूप ही धूप फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से लड़का वहाँ पर आता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसके पास एक और ग्रीम वर्क होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दोनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है। एंड वही बताता है फर्स्ट विज़र्ड किंग पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है, लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसे मना कर देता है और कहता है नहीं वो अकेला जाएगा। अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटे ही वो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। उससे कहता है, प्लीज मुझे वो वापस कर दे दो, मेरे पेट की आखिरी निशानी है। जिस पे हंसता है और बोलता है, चुप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि आप वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो रास्ता आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बस आस्था को देख ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं मार सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लेता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि क्रेडिट वापस कर। आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उसे क्रेडिट वापस कर आ जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। उसके पास आकर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस तरह आस्था उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रीम वर्क से एक अजीब तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है, अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रीम वर्क कहाँ से आई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर लेता है, लेकिन आस्था अपनी विज़र्ड वर्ड्स यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर है कौन तुम। जिस पे आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड एक आस्था स्नेक को अटैक कर देता है एंड स्नेक की तरफ की एक ही बार में बैंड बज जाती है और उसको हरा देता है। उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है, ये देखो मेरे पास फाइनली मेरी ग्रीम वर्क मिल गई। आस्था से बोलता है, तो तुम मुझे एक और वार बचा लिया। आस्था तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था से कहता है, हाँ अगर तुम मेहनत करोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है। जिस पे सुनकर खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा एंड मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुमको हर चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पे आस्था से कहता है, इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल से एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। आस्था से कहता है, हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विज़र्ड किंग को एक झलक देते हैं एंड उन मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि किंगडम में विज़र्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है और इसका नाम होता
होता है किंगडम के पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इस सब की एक कार्ड होती है, इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एग्जाम देना होता है और उसमें एग्जाम के लिए आस्था और दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रीनवुड टावर में मास्टर के पास आते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने के साथ आस्था का इनाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो एक टेस्ट में पास भी नहीं हो सका। इसे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उस ग्रीनवुड दिखा दी थी और मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दिया जाए, इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रीनवुड आस्था के पास है क्या वो असलियत में ग्रीनवुड के भी है कि नहीं, जिसे मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सका, लेकिन हाँ उस ग्रीनवुड की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से सीक्रेट रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आस्था बहुत ही वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास नहीं हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी बात याद आएंगी। इसपे फादर थोड़ा सा शर्म आ जाते हैं और बड़ा बहाने बनाने लगते हैं। मिस सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था से बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाती है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी उसके पास मैजिक से उड़कर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा था कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विज़र्ड किंग बनने के लिए, जिसके सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आता है। आस्था पूछता है क्या हुआ मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था उस पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रीनवुड भी है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन विज़र्ड किंग भी बनूंगा। उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विज़र्ड किंग। तुम्हें क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिस पे आस्था चिल्ला कर उसे बताता है जरूर होते, अगर सपनों को दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाओ तुम्हारा भी सपना वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ आता है कि आस्था इतना बड़ा लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उसके कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है यही चीज आप को भी कहूंगे ना कि सिर्फ मुझे, जिस पे फादर उसे कुछ भी नहीं करे क्योंकि उन्हें पता था कि तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर दूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर गन से चुका देती है। अगले दिन आस्था और अपनी जर्नी पे निकलते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। एंड मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं एंड मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है कि तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर से आस्था निकल जाते हैं अपने मैजिकल तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी हो जाती है एंड आस्था बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली हो जाते हैं में आ जाते हैं जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिकल नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों की टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखा है जो कि एक विज़र्ड किंग का होता है एंड यही पे विज़र्ड किंग रहता है। आस्था उससे बोलता है देखना है एक दिन एक कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विज़र्ड किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाते हैं एंड आस्था सबसे पागल तरह कर रहा होता है हेलो दोस्तों मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा एंड ताकि की बेइज्जती ना हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं एंड जब अपनी 4 स्लिप ग्रीन वर्क दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक हो रहे जाते हैं कि आखिरकार कौन है लड़का जिसके पास 4 स्लिप ग्रीन वर्क है एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देते हैं। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रीन वर्क दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रीन वर्क भी है कि नहीं, क्योंकि आस्था के पास 5 स्लिप ग्रीन वर्क इतनी ज्यादा रियल होती है कि उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देते हैं। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है ये लड़का काफी फनी लग रहा है। मुझे सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिक पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक वर्ड्स आती है एंड उनके पास एक भी मैजिक वर्ड्स नहीं आते एंड सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक भी
और स्लीप ग्रीन वर्क भी है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक भी चिड़िया उसके पास नहीं आ रही है। एंड आते ही इनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और और हमारे बेचारे आस्था के पास ढेर सारी मैजिकल वर्ड्स आ जाते हैं एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लो कौन है ये लड़का, इसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से एक आदमी से लड़ जाता है एंड ये आदमी बहुत ही बड़ा होता है और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है एंड वो इनसे पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे कहता है तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड्स का कैप्टन यामी होता है जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्काइड की सबसे बेकार स्काइड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पीसने वाला होता है लेकिन तभी यामी स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आते हैं। मिरर और गार्डन। मिरर बहुत ही बड़ा धरती होता है और गार्डन बहुत ही ज्यादा शांत होता है और अच्छा होता है। मिरर यामी से कहता है अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इससे यामी बोलता है अरे कुछ नहीं मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़कर वहां से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और अभी उसके पास एक लड़का दोबारा से आता है, इसका नाम सेके होता है एंड वो सेके आके आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे नाइट्स मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सब से स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड नंबर 1 स्क्वाड होती है एंड सभी का सपना इनकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बोल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था से किसे पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है, जिस विषय के आस्था से बोलता है विज़र्ड किंग थोड़ी ना इन सब पे छोटे मोटे इवेंट में आएगा, वो हमारे किंगडम में किंग है और उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है टाइम आ चुका है तुम सबका एग्जाम को स्टार्ट करने का एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आता है एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक मैजिकल ब्रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर लेता है। वहीं पर हमारा हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो कूद भी नहीं पा रहा होता। ये झाड़ू को पकड़ के तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे आकर एक लकड़ी को काटा है जो कि इसकी बहन होती है एंड इससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहां से चला जाता है एंड वो इस लड़की का नाम नोएल होता है। से क्या आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है। एंड इस वाले और इसके बाद के हर टेस्ट में आस्था बहुत ही ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है आप तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। से क्या आस्था से बोलता है चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं एंड आस्था उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद आस्था से के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था से कैसे बोलता है ऑल द बेस्ट से के चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं एंड जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे एंड इसे क्या अपना असली रंग दिखाता है। आस्था से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मेरा कोई दोस्त वस्त नहीं हूँ, मैंने बस सिर्फ तुम्हारा इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुझे पहले से पता था कि ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम दोनों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा एंड इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हराकर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एक वो वहां से चला जाता है। आस्था एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि उससे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार से के तू बहुत ही चालाक निकला, तू आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट्स बन जाएगा एंड खास आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हराकर आराम से जीत जाते क्योंकि इन सब लोगों को लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीर लूजर है। से क्या आस्ते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रीन वर्क निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग शोर करते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रीन वर्क से अपनी तलवार निकाल कर एंड से के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और से के वैन बच जाती है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड भी उसे खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं कि एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना से के आस्था और मैं हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड की। इसके बाद और भी कई इंडियंस के बीच लड़ाई होती है एंड फाइनल यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई लड़ना चाहता नहीं है क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी यूनो के पास सलीम आ जाता है एंड इसे ने पहले यूनो पर अटैक किया था। ये यूनो से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है लेकिन आखिर में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाती है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कि कौन से बच्चे को अपनी टीम में लेने चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा लिया तो वो बच्चा डिसाइड करेगा कि वो किसी में जाएगा
जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक बार करके फेल हो रहे होते हैं और अपना आस्था को बहुत ही टेंशन हो रहा होता है कि वो फेल हो ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है जिंदगी में पहली बार नकेनो कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं, क्योंकि ये सबसे सब को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और गोल्डन डॉन यानी द बेस्ट मैजिकल नाइट स्क्वाड चुनता है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है, प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे। एंड आस्था का ऑप्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है। इसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ही दुखी होता है और वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, तुम जानते हो बच्चे, तुम फेल क्यों हो गए? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट्स बन सकते हो? इसके बाद यामी अपनी मैजिक पावर दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे होता है और आस्था के पास आकर बोलता है, मैंने सुना है कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना, विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझसे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा और तुम्हें लग रहा है कि तुम हम लोगों को हरा सकते हो। जो जिस पे आस्था बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना हो पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। इसको सुनकर यामी जो से हंसने लगा है और आस्था से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में ले लेता हूँ अगर तुमसे मेहनत करवाओगी ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था से अपने पर विश्वास किया होता है और उस आशा नहीं होता है। आशा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाती है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर से क्या आता है, जो आस्था से अपने हार का बदला लेना चाहता था, वो आस्था के ऊपर अपनी मैजिक विज़र्ड छोड़ देता है और यस अगर आस्था को काट लेता है, आस्था की जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी आका आस्था को बचा लेता है। आस्था को डरा कर उससे सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है एंड वो मेरे टक्कर का भी है, अब चुपचाप निकलो। एंड से डर के वहां से भागने जाता है। फिर आस्था और विनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। एंड हम इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि से के आस्था को मारने वाला होता है एंड तभी वहाँ पे आकर आस्था को बचा लेता है और से किसे कहता है, अगर तुम आस्था के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आस्था मेरा राइवल है और वो सिर्फ मेरे टक्कर का है। फिर हम देखे आस्था और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो चले कहानी को शुरू करें। जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बूढ़े से अगरा होता है। इसके बाद इंद्रा अपनी मैजिक के साथ एक पोर्टल खोल देता है और आस्था यामी और ये दोनों आ जाते हैं ब्लैक बुक के बेस जहाँ पे अब आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर से उसका सीनियर, इसका नाम रॉक्स होता है, वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है, उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना भी मत तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे भी बिता पाओगे। एंड एक वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझता है कि ये सब के सब हिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है, अब तो करना बंद करो तुम लोग। एंड वो पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है, हाय मेरा नाम आस्था है और मैं आज विलेज से आया हूँ। इसको सुनकर सब के सब शौक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गाँव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसके मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर इंद्र आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इसकी लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये एक नंबर की पियकर होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? इसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली से प्यार कर रहा है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा ही रखी क्योंकि वो आस्था के सामने उल्टी कर देती है। फिर फिर आस्था को लेकर लग से मिलाता है, जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लग आस्था से पूछता है, बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है, आओ ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पे आस्था कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ लड़की को। इस लड़की का नाम गल्चर होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर्स से भी मिलाता है। यामी बोलता है, इसको भी आस्था का टेस्ट कर लेना है, जल्दी जल्दी ले लो। इसको सुनकर उसके सामने मैं खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, ये देखने के लिए तुम ब्लैक बुक्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसे लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया है, वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा मैजिकल रोप और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए
ये ब्लैक बुल का रोग, हाँ चाहे मुझे अभी क्या अभी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो उसे बहुत मुश्किल एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता रहा था तो आसानी से ये सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल अटैक करने लगा है एंड आस्था आसानी से उसको डॉज कर लेता है, जिसमें मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और ब्लास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिम वर्क से अपनी तलवार निकालता है और उसी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग चौंक रह जाते हैं, ये इतनी बड़ी तलवार उठा कैसे उठा है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी पास भेज देता है। यहाँ में आस्था से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है, बल्कि वो मैजिक अटैक को डिफेंड करने के वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई एरा जरा बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आ रहा है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है माफ करना, मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आए हो, असल में जो तुम्हारे गांव से बगल वाला गांव है ना मैं वहाँ का हूँ। इसको सुनकर आस्था शॉक रह जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपनी के लिए देती है एंड आस्था भी सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की जब आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की वो। इसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियल एक मैजिक नाइट बन चुका था और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है माफ करना, यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका पूरा कमरा मिला होता है एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम सच में एक कमरा पसंद आया आस्था? हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इसमें भी छोटे कमरे में एक साथ होते थे और अब तुम मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लगा है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक लेटर लिखे है ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए हैं। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत ही खुश हो जा रहे हैं और पार्टी की तैयारी करने लगे हैं। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं देखो उसमें क्या लिखा है, तब तक वापस आ रहा है आज क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो गया होगा, इसलिए लिखा है कि वो पास हो गया है। क्या सारे के सारे चर्च के शौक रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैं एक्स सिस्टर लिली से सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि अब आस्था उसके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठा है और अपनी वो पहन कर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है एक खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है तुम तो हो ना बच्चे? हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेकिन कल एक खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? असल में हम लोगों का केसल अपने आप बदलता रहता है, जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे आज हम लोग चौथी मंजिल पे है। तुम थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएंगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, एरे या लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते और यामी के पेटस के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होती है। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, आज इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यामी और छोड़े नहीं तुमको अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेटस को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था के ऊपर देख रही होती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी से आस्था के साथ इसको भी अपने स्क्वाड में ले लिया था। मैग्मा बोलता है आस्था इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुक ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उसे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े। जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है, इसका यह कैप्टन भी था और इनके नोएल फैमिली किंगडम में नंबर 2 पर आती है। विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कीड़ा किसको बोल रही हो तुम? यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ब्लैक बुल की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठा है और बोलता है मुझे क्यों मारा, मैंने कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिस पर नोएल बोली है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए क्यों? क्या बोला तुमने? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तुमको अपनी सीनियर से इज्जत करनी होगी। जिस पर नोएल मैग्मा से कह रही है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल के रो को उनके सामने फेंक कर वहां से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसे ही अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आ रहा है। वो बोलता है अबे ये कहाँ से आया? वो थोड़ा सा अंदर
अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही लगा ही नहीं था। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसीलिए उसके भाई बहन उससे और भी ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपचाप नोएल को देख रहा होता है और कभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सब की तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती है और खुद के ही मैजिक अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि वो नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिंडर बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएंगी। इसमें यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल की भी हट कर देंगे एंड अभी नोएल वही कुछ कर सकती है। फिंडर पूछता है कौन, एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया है तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपने तलवार से नोएल की मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊंगा कैसे, तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है एंड आस्था अपनी एंड मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तभी फिंडर अपने मैजिक से इन लोग दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। और अभी नोएल भी होश में आ जाती है, उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाए कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो उसके कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर है, अगर तुम अपने मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगे हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लो। नोएल भी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगा है, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ का सीनियर ब्लॉक्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता है। एंड पता नहीं क्यों ये इनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है तो उसको मिस मत करना। एंड मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा, तो जो भी चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्था ने अभी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया है और वो सबसे छोटा है वहाँ पर, तो सब उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब लोग कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड आस्था नोएल से कहता है नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। नोएल कहती है चुप रहो गंदे, मैं क्यों करूँ ये सब, मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से लेके आप तक तूने 50 बार मुझे बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सफाई अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट्स करते क्या है तुमको यही नहीं पता मैजिक नाइट्स करते क्या है, और तुमको मैजिक नाइट्स बनना था, मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्था। देखो मैजिक नाइट्स का काम होता है हमारे किंगडम के सेफ रखना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट कर उनको मारना भी होता है, इसीलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था उससे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से। एंड तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लज आस्था से फिर से कहता है ओए आस्था ये मेरी बहन है, मेरी बहन से इसलिए तुम इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी यामी वहाँ पर आता है और यामी मैग्मा से बोलता है चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। एंड मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है आप लोग कौन से मिशन पे जा रहे हो, मैं भी चलो क्या आपके साथ। तभी आस्था ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है और हम बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्था को लगता है कि ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, पर इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए। एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े तक हार गए होते हैं। एक और राउंड लगाओ डराया, ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाओगे कैप्टन यामी, अपनी चड्डी नहीं वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रीम वॉर। अरे नहीं यामी
यामी सर, आप क्या कर रहे हो? आपकी चड्डी अभी मोबाइल से इतनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी गिव अप नहीं करता, याद रखना। और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी ग्रीम वॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, इस बार अगर आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा सामान वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जराया। बांटो पत्ते, यामी सर की बात नहीं तुमने। अभी पत्ते बांटो और इस बार आप नहीं जीतेंगे जराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था नोएल को उनका पहला मिशन देता है, जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सोशी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ चोरों को पकड़ना जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। एक ऐसा मिशन है, मुझे जैसे रॉयल से ये मिशन सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। यही तो हारे तो आप दोनों हम दोनों को क्यों जाए? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, या तो तुम लोग जाओगे या फिर तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है, हम जाएंगे। इसके बाद मैग्मा, आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सोशी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है, तुम दोनों लोग जाओ, अपनी उड़ाने वाली झाड़ू लेकर आओ। मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ, लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता। है, जब तुम दोनों अपने झाड़ू से उड़ नहीं सकते तो तुम दोनों को एग्जाम में पास कैसे हो गए? बोलो ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलोगे। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल बम दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है। एंड आस्था एकदम फैनी हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों अच्छी है ना? आस्था मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी, साइक्लोन, बवाले, सफाई। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है सोशी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लगता है। ओए आस्था, पकड़ के बैठो वरना गिर जाओगे। ठीक है सफाई। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गंदे, मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। एंड नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है, लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं सोशी विलेज में कुछ मजिशियन आए होते हैं एंड उनके सामने वही शुअर आ जाते हैं जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं। ये शुअर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये एक अकेला मजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। एंड इसके पास आइस मैजिक होता है, तो ये वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद ये आदमी इस पूरे के पूरे विलेज से एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सोशी विलेज के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आस्था को एक शुअर ने घेर लिया होता है। नोएल को बचाने के लिए उस शुअर के पर मैजिक अटैक करती है, लेकिन हम तो जानते हैं इसका निशाना कितना खराब है। ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकालता है एंड उस शुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 शुअर आ जाते हैं, लेकिन हमारे आस्था को कोई शुअर थोड़ी मार सकता है। एंड ये अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है एंड मैग्मा के साथ उनको सोशी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो इसी विलेज में मेयर को आपने और कैप्टन यामी को हराया था, उस आदमी का नाम जराया है और वो सच्ची में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुए। और लड़ाई दोनों में असल में जब मुझे मेरी ग्रीम वॉर पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पे अटैक कर दिया था इस विलेज का राजा बनने के लिए। लेकिन फिर जराया सर ने मेरी जो बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बड़ी जरूर है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए। एंड वो सच्ची में दिल से बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड तभी मैग्मा, आस्था और नोएल सोशी विलेज के पास आ जाते हैं। इसको आइस ने अपने मैजिक में घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा सा अजीब नहीं है मैग्मा? सफाई, गंदे हो मौसम नहीं, मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो। भला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से इस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपने तलवार से आइस के मैजिक को हटा देता है। एंड ये तीनों देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस ने और उसके साथियों ने बंदी बना कर रखा था। एंड आइस अपने मैजिक से इन सब को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी मैग्मा अपने मैजिक से इन सब को बचा लेता है। ये सारे गाँव के लोग मैग्मा को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और मैग्मा उन सब के पास आता है तो देखता है जराया खत्म हो चुका था एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट किया। अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी यहाँ पर बहुत ही बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत ही
बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक कर देता है जिसे मैग्मा डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी आस्था अपने एंटी मैजिकल स्वॉर्ड से आइस के अटैक को इससे ही काट देता है। आइस शॉक रह जाता है, ये कैसी मैजिकल पावर है, तो फाइन पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया। एंड वो आइस की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है बहुत खूब बच्चे, मुझे नहीं पता था ब्लैक बुल जैसी बेकार स्क्वाड में तुम्हारी से अनोखी मैजिकल पावर वाले कोई लड़का है। आखिर तुम इन सब जानवरों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या बोला तुमने? जानवर कहा है? ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हैं इनके पास इतनी मैजिकल पावर भी नहीं है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और जो दूसरों के उनकी खुद की जिंदगी बचाने की भीख मांगते हैं ये सब के सब जानवर भी तो है। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, उसके बदले में तुम्हें इतना अमीर कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे में बिताओगे। आखिरकार क्यों अपनी जिंदगी को इन जानवरों को लिए खोना चाहते हो तुम? जिनको इसको सुनकर आस्था को अपने बचपन की याद आती है। यहाँ पर सिस्टर लिली से पूछता है सिस्टर लिली हम लोग इतने छोटे से गाँव में क्यों रहते हैं? हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते, या फिर जहाँ पर विजिट किंग रहते हैं? देखो आस्था, केवल वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर हो, या फिर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। देखिए सिस्टर लिली, जब मैं विजिट किंग बनूंगा तो हम सब लोगों को विजिट किंग के पैलेस में साथ में रहेंगे, ठीक है? मुझे इंतजार रहेगा। एंड फिर आस्था आइस से बोलता है यह लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो यह जानवर नहीं, क्योंकि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। यह लोग मेहनत कर करके अपना पेट पालते हैं और खुशी से रहते हैं, एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सभी असली मानो एक इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस के ऊपर अटैक कर देता है। तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ आप भरो। एंड आइस के साथ ही दोबारा से पूरे विलेज को मिस मैजिक में घेर लेते हैं। एंड आइस अपने मैजिक से आस्था और सारे लोगों को अपनी आइस ब्लेड से घेर लेता है एंड उन सब पर अटैक करने लगता है। आस्था अकेले ही उसके सारे अटैक्स को रोक रहा होता है और मैग्मा नोएल्स और सारे विलेजर्स को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे? मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक कर सकता हूँ। आखिर कभी ना कभी तुम थकोगे, फिर मिस करोगे, एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम्हारा खेल खत्म, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आशा सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा नोएल और सारे गाँव वालों मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लगता है। नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। आइस नोएल से बोलता है तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और वो समझ जाती है कि हम लोग इससे नहीं जीत सकते। एंड नोएल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। इसको सुनते ही नोएल की आंखों खुल जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा नाम नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तभी नोएल की ग्रिम वॉर में एक नया मैजिकल अटैक आता है एंड वो अपनी नई मैजिकल पावर का यूज करके सारे विलेजर्स को अपने वाटर मैजिक सेल में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है। एंड तभी आस्था को एक शेर की तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको वो सही मौका दिख जाता है एंड वो आइस के ऊपर छुपकर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। एंड आस्था आइस के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, बट आस्था की तलवार आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस भी अपने मैजिक से आस्था के पेट में एक छेद कर देता है एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है आप थोड़ी देर दर्द में तड़पो, उसके बाद खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपने मैजिक से नोएल की शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है, वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं मारा सकता एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मैं भी शायद जराय सर ने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसका हिस्सा बराबर करने का टाइम आ गया है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ाई करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल की शील्ड को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा से आइस को अटैक कर देता है, बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड कर दूर गिरा देता है। तुम अभी तक हार नहीं मानोगे बच्चे। एंड आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर
गिर जा रहा होता है एंड फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है कि नहीं, वो अभी मर नहीं सकता जब तक वो सारे विलेजर्स को बचा ना ले। आइस बोलता है आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो? बच्चे आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा तुमको इन सबको बचाकर? इसके आस्था बोलता है इन सबको बचाकर मुझे मिलेगी इन सब की दुआएं, जिससे मैं एक दिन बनूंगा विज़र्ड किंग। तुम जिंदगी में कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे मौत आज मेरे हाथों लिखी है। वही मैं तुम्हें रोज की गारंटी देता हूँ कि मैं और आस्था मिलकर आज तुम्हारी बैंड बजाएंगे और दूसरी आस्था एक दिन जरूर बनेगा विज़र्ड किंग। एंड मैग्मा अपनी बच्ची कुछ सारी पावर्स का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वही गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज कर देता है जिससे मैग्मा आप नहीं बच सकता था। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक को डिप्लेट करके वापस इन तीनों की तरफ भेज देता है। चाहे लड़का अपनी तलवार से अटैक वापस भी भेज सकता है एंड वो सारे के सारे अटैक जाकर इन तीनों को लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लगती है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपनी आइस मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। जिस पर आस्था बोलता है रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी तलवार से अपनी पूरी जान लगा कर अटैक कर देता है एंड आइस को वहीं पर रुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपने शील्ड में मैजिक से बचा लेती है। यो ऐसा याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है कि क्या वो गाइस को, तो वो देखता है कि आस्था मस्त वहीं पे सो गया है। एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा होता है, मतलब समझ रहे हो। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों होश में आ गए होते हैं एंड मैग्मा इससे बोलता है आप जल्दी से जल्दी अपना सारा प्लान बताओ, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? इस पे आइस बोलता है माफ करेगा सर, मैं अपनी मिशन पूरे नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये तीनों अपने मैजिक से खुद को खत्म कर देते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिरकार कौन थे ये लोग, इनकी ले उनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूर उनका सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था मैग्मा और नोएल जराया के टॉम पर खड़े होते हैं और जराया का पोता बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है सुनो लड़के, रो मत, हमारे बाबा की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डेथ हुई है, वो इतने सारे लोगों को अकेले बचा हुए मरे हैं, उन्हें जरूर स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम्हारे दादा जी वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़कर चले गए हैं बच्चे, लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रांग। अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पे ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट्स बन सकता हूँ? जिसपे आस्था इससे पास आकर बोलता है हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत मेहनत करोगे और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये बच्चा एक चीज सुनते ही आस्था का फैन बन जाता है, लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिकल स्टोन लाकर आस्था के घर पर खोदने लगती है, मानो वो उससे कई सारी कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत टूट लगती है और वो उससे कहती है आओ मेरे सर पर भी आकर बैठो ना, लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर ही रहती है। एंड उसके मुंह में वही मैजिकल स्टोन है जो ये तीनों लेने आए हैं। इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का एक विलेन है, लेकिन यकीन नहीं होता आइस मारा गया और वो मैजिकल स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर अगर आप मुझे ऑर्डर देते तो मैं अभी तक पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिकल स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के एमी को हल्के में नहीं ले सकते, चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिकल स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम हमारे मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है, मतलब कि ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है। जिस कार्ड में अभी यूनर है ये तीनों वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम सब में से कोई मर नहीं गया। कैप्टन मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं यार, आस्था कैप्टन बिल्कुल सही कह रहा है। जराया सर को लोग का
रास्ता देख बहुत ही अच्छा लगता है। चलो हम लोग साथ में मिलके जराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं एंड ये तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यामी को मैग्मा के चश्मे में के पीछे उसके आंसू दी जाते हैं एंड यामी भी अंदर से काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर वेनिस और सिंड्रेला आ जाते हैं। अरे आस्था, तुम्हारे ऊपर इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा, सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की। आस्था एंड और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने इतनी बार कहा है घर में तोड़फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से से खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था आस्था, जो तुमने किया है उसके लिए विज़र्ड किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ की है। कि क्या? विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। इसको सुनकर वो जल्दी उससे मिलेंगे। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। और इतने सारे पैसे, ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रही है आस्था? हाँ, और नहीं तो क्या, इतने में और मेरा पूरा शर्ट साल भर का खाना खाए। कैप्टन, मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दे दूंगा, आप मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो, इतना तो मैं दान दे दिया करती थी। जो मिला उस पे खुश रहो, समझी? ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे के सारे पैसे वापस चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात कर सकती है आप मुझसे। ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो। हम अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं क्या मैग्मा सफाई? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रही हूँ। कैसे आदमी है आस्था? देखो, वापस घर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूँगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो। और क्या, उसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा टीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था, मुझे पकड़ना मत, ठीक है? मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत। गंदे असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है कि उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनेसा टीका टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था इधर उधर देख रहा होता है, उसको मैजिक ही दिख रहा होता है। एंड उसे वहाँ पे चार्मी भी दिखती है जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना खा जाता किधर है? एंड इधर हमेशा की तरह फिंडल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है, कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पड़ी ने सिक्के मिल जाते हैं। वही नोएल, सिक्के याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं, मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी कर भागने लगता है। एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहती है, आप चिंता मत करिए। आस्था कह रहे थे वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था, नहीं, मेरी मैजिक बाइक से कोई भी नहीं भाग सकता, चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का? एंड से के भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक से भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है। एंड ये चोर बोलता है, तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकाल कर उस चोर की क्लाउड की तरफ फेंकता है एंड उसकी मैजिक क्लाउड को बीच से ही काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे से के उसको अपनी बाइक से ठोकता है। आस्था को सेकी की बाइक बहुत ही कूल लगती है। एंड सेकी बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सेकी के पैर में एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है एंड सेकी वहीं पर गिर जाता है। सेकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आस्था, ये भी मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप कर भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो। सेके, थैंक यू आस्था, लेकिन आप मुझे जाने का वक्त हो चुका है। क्या नाटक कर रहे हो? ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो आप ठीक हो जाओगे तुम। एंड इसके बाद सेके चोर को लेके अपने साथ वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका फर्ज वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिए दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा इस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। एंड तब अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक वर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया है इस बार। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में विज़र्ड किंग होता है। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएंगे, इसलिए आस्था से मिलने आया होता है। सर आप फाइनली मिल गए मुझे। कहाँ है आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा हूँ। मार्क्स कम से कम बता कर तो आया करिए सर, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है, ठीक है? मार्क्स में बस आ रहा हूँ वापस। लेकिन तभी विज़र्ड किंग को हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए।
ठीक है सर, जल्दी वापस आएगा। एंड विजिट किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूनो क्लॉस और उसकी एक टीममेट मिनोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लास यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है, वैसे तो यूनो मानना पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास एक हौसली ड्रीम और भी है। मैं भी शायद तुम सच में मैं विजिट किंग बन जाऊंगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूँगा मैंने बचपन में विजिट किंग के साथ लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरी जान के पीछे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लोग पड़े हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें आज बॉडीगार्ड चुना था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा से मुझे बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मिनोसा बोलती है, क्लॉस एंड पाए वो बदल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ, मैं ऊपर देख करता हूँ। नहीं यूनो, अकेले मत जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन उन्हें उसकी बात कभी नहीं सुनता कि नहीं है। एंड यूनो ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक मैजिक चन अटैक कर देता है। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपने विंड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो उससे कहता है, चलो ना यूनो, तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा हुआ है। पर सर, ये हमारे मिशन में नहीं है और फालतू में आपको अपना टाइम वेट क्यों करना है? नहीं क्लॉस, मेरे पास बहुत ही टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो क्लॉस, मोनोसा और सलीम यूनो के चर्च पे ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। एंड यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं, वो बाद में आएगा। कभी इसकी बातें सारे लोग यूनो के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने, बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली की चिल्लाने की आवाज आ जाती है एंड वो भागते हुए बाहर आता है तो देखता है जिन लोगों ने यूनो पर पहले अटैक किया था वो सिस्टर लिली को किडनैप कर ले गए हैं। सलीम बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो लोग मेरे पीछे पड़े थे एंड मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है। यूनो ये दोनों यूनो का पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो। यूनो एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए, लेकिन यूनो फादर से बोलता है, नहीं, आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। यूनो बोला, बोलो मत, हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली को नहीं बल्कि सलीम को प्रोटेक्शन करना है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर लिली को बचा लेंगी, चिंता मत करो। आप आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है, पागल हो क्या तुम? यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है, ये मेरा ऑर्डर है, यूनो जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता एंड यूनो इसको इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियन आते हैं एंड यूनो आसानी से इन सबको हरा देता है, लेकिन चौथे वाले सिस्टर लिली को ऐसा हॉस्टेज किया होता है एंड इसीलिए यूनो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये यूनो से कहता है, चुपचाप मेरे पास अपनी ग्रीम वॉर दे दो। बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली को सलामत चाहती हो एंड यूनो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रीम वॉर को देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से अपने मैजिक से इन आदमी के ऊपर अटैक कर उन सबको बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इनकी बेइज्जती करवाने के बाद कि बेशर्म की तरह तुम्हारी मदद करने आया हो मैं। और क्या, आखिर तुम कभी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? यूनो इससे पूछता है कि आखिरकार इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया? जिस पे क्लॉस बोलता है, मुझे पहले से सलीम पे शक था, वो एक नोएल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम हमारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप यह है कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि ये सब सलीम के ही आदमी है एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रीन वॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच बाहर निकाल लेती है। सलीम बोलता है, ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उसे उसकी ग्रीन वॉर छीन लेना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवाकर उसकी ग्रीन वॉर उसे छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, आप तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बता तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है? लेकिन इन सबको पता नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजिट किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेटकर आराम कर रहे होते हैं। अब कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ पे मजे से सो रहे हो? हाँ, आ रहा हो बाबा, आ रहा हो। एंड इसके बाद यूनो सारे लोग
दोबारा से चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं। फिर वो सब वापस निकल जाता है। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है। मुबारक हो, विज़र्ड किंग ने तुम लोगों की तारीफ की करी है एंड हमें सलीम की नोबल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गए हैं एंड हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोग इनके साथ होगा। हाँ, और इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम लोग दोनों के साथ भेजा था। अब जाओ, आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लास यूनो से बोलता है, यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसको सुनकर मीमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जो में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत जो क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डोरजो मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है, जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं एंड अंदर बहुत ही सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। कस विज़र्ड किंग से कहता है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उन डोरजो के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आज तक की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्रा फायर। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्ट्रो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रखते हैं दारू दारू, कैसा रहेगा? आखिरकार इसका नाम रखने की जरूरत ही क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मानने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए मुझे। लेकिन फिर लग बोलता है, क्यों ना हम लोग इसका नाम मेरो रख दे। एंड इस चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है एंड ये चिड़िया का नाम मेरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिंडल भी आ जाता है और सारे लोग यामी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है कि हमारे किंगडम में एक नया डेजो मिला है। क्या एक नया डेजो? आओ, एक नया डेजो, लेकिन वो होता है क्या है? क्या तुम्हें पता ही नहीं है डेजो क्या होता है? तो तुमने आओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डेजो को एक्सप्लोर करने। यामी सर, मैं जाना चाहूँगा। हाँ आस्था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि विज़र्ड किंग ने खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विज़र्ड किंग लगता है? विज़र्ड किंग सर को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद में मुझे विज़र्ड किंग बना देंगे। हम इस एपिसोड को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यामी सबको बताता है कि हमारे किंगडम में एक नया डेंजो मिला है, हमें ब्लैक बुल्स को वहाँ पे जाके उसे एक्सप्लोर करना है। यामी सर, मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि विज़र्ड किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विज़र्ड किंग? लगता है विज़र्ड किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद मुझे विज़र्ड किंग बना देंगे। याहू! नोएल, तुम भी आस्था के साथ जाओ, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम दोनों के साथ जाएगा लग, इन दोनों का ख्याल रखना, ठीक है? लेकिन सर, वहाँ पर हम पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचते हैं, नहीं, इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती मैं, जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरकार में ये तीनों फिंडोल के साथ उस डेंजो के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो कि अंदर छुपा हुआ है। आसपास नोएल और लग उस डेंजो के अंदर घुस जाते हैं एंड नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल, ध्यान से चलना, गिरना मत, चुप रहो गंदे, मुझे मत सिखाओ, भूलो मत, मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल के गिर जाती है एंड उनके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन इस लक को अंधेरे में भी दिखता है एंड उसके साथ ये लोग डेजो के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लक अपने आप इस सारे के सारे ट्रैप्स फोड़ रहा होता है मजे के लिए एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डेजो को स्कैन मारता है एंड तभी उसके पता चलता है कि उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा होता है। वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है एंड लक आस्था नोएल से कहता है, तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा होता है। कहाँ चला गया हम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ के? मुझे पहले से ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं इसको हमारे साथ भेज के। लेकिन तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले है एंड नोएल को तो आस्था थोड़ा पसंद है, तो वो थोड़ा शर्मा कर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वो एक बहुत ही बड़ी ट्रैप में पैर रख देती है एंड उसके सामने एक कार्निवोरसल प्लॉट निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था को भी वो पकड़ लेता है एंड इन दोनों को ये पकड़ खाने वाला होता है। लक इधर इस आदमी का पीछा कर रहा होता है और नोएल आस्था की जान खतरे में होती है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, इसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक्स आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लॉट को भी खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है कि
आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसने किया है। फिर इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है अच्छा हाँ याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी रहेंगे। एंड अब तक तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं उसका भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था, तो तुम हो यूनो और ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। क्लॉस बोलता है हाँ मुझे लगा ही था इतने वीक से ट्रैप में ब्लैक बुल्स जैसे ब्लैक कार स्क्वाड ही का कोई मेंबर फंसा होगा। ये आपके चेहरे पे कुछ लगा है, मुंह नहीं धोया क्या आपने? ओए लड़के तमीज से बात करो मुझसे, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है क्रॉस, मैं एक नोएल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? एंड इधर मिमोसा नोएल से मिलती है एंड ये दोनों बहनें होती है एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती आपस में। हाँ कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी, मैंने सुना है ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स थोड़े पागल है। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्योंकि मैंने सुना है गोल्डन डॉन के सब बहुत स्ट्रांग है और तुम तो सब के लिए एक बोझ बन गई हो क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं मेरा मैजिक तो बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियमसन ने खुद मुझसे कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ अब ठीक हो गया है। एंड ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को ताना मार रही होती है और आस्था और क्रॉस आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई एक और भी होना चाहिए था ना, कहाँ है वो? कोई डर से भाग तो नहीं गया तुम लोगों को अकेला छोड़ के? जिसपे आस्था और नोएल कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। हाँ यही एक्सपेक्ट किया था ब्लैक बुल जैसी बेकार स्क्वाड से, जिनका कैप्टन खुद किसी काम का ना हो, बस पूरे दिन सिगरेट पीने और जुआ लड़ने का अलावा कुछ करता ना हो। इसकी टीम में से किसी से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओए चश्मेश ज्यादा मत बोल, देखना है ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डेंजर की ट्रेजर को ढूंढेगी। हाँ सपने में पहले अपने टीममेट को ढूंढो लो, उसके बाद ट्रेजर को ढूंढना। चलो यूनो और मिमोसा एंड फिर यूनो मिमोसा और क्लॉस निकल जाते हैं ट्रेजर ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम हार नहीं सकते इन सब से। एंड ये दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर ढूंढने, लेकिन इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी मेयर उड़ती है और इन लोगों को बताती है लो ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विजिट किंग को एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम में भी कुछ मैजिक नाइट्स ऑन डेंजर को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। लेकिन क्यों? जब वो डेंजर फ्लोर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम के लोग क्यों आए? सर हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए, चिंता मत करो मार्क्स, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को उस डेंजर में भेजा है, सब ठीक हो जाएगा। एंड विजिट किंग ने बिल्कुल ही सही कहा होता है क्योंकि लक ने इधर अकेले ही सारे के सारे डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। एंड सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम लोटस होता है। लक तो मैं देख सकता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे चेले बहुत वीक थे, तुम तो स्ट्रांग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रांग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ मैं स्ट्रांग तो हूँ लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे लड़ने का मन नहीं है अभी। लेकिन तभी लक इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपना मैजिक दिखाता है जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारे रोग से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बहुत बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक आदमी से ही फाइट में हारा हूँ जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे ना मुझसे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। हाँ लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। असल में इस पूरे टाइम लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा होता है जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लोग को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम्हारा आराम करने का वक्त आ गया है बच्चे, मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कह के लोटस वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी लक दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे आखिरकार ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिसपे लक बोलता है मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइटनिंग हूँ और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो आखिर मैं वो रहेंगी फास्ट ही। एंड तुम जा कहाँ रहे हो? अभी तो तुम्हारी मेरी लड़ाई शुरू हुई भी नहीं है। एंड इधर हम देखते हैं क्लॉस मिनोसा और यूनो उस डोजो के ट्रेजर गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस डोजो का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मिमोसा के पीछे से इंजेक्ट कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मार्क्स होता है एंड ये डायमंड किंगडम का प्रिंस होता है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रांग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मिमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्रॉस साथ में से लड़ रहे होते हैं लेकिन ये अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्रॉस यूनो से बोलता है यूनो जल्दी मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, लेकिन आप अकेले इसको सामने नहीं टिकोगे।
ये बहुत स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा, तो हम दोनों साथ में इसके सामने टिके। लेकिन अभी हमें मिमोसा को बचाना होगा। तुम जल्दी से मिमोसा को यहाँ से लेके निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस बेजो की तेजर को डायमंड किंगडम के साथ में नहीं लेने दे सकते। मैं एक रिकॉर्ड की तरह इसको रोक कर रखता हूँ। तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन फिर से इसकी बात नहीं सुनता और कहता है मैं नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं बता दूं कि अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लोग को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड आस्था और नोएल भी तेजर को ढूंढ रहे होते हैं। एंड इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा, तो प्लीज़ जो भी चैनल पे नए आए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज काम टारगेट रखते हैं 10 कमेंट का, प्लीज़ उसको पूरा कर दो यार प्लीज़। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। हमने पिछले एपिसोड भी देखा कि आस्था, नोए और लक ब्लैक बुल्स की तरफ से और क्लॉस और मिमोसा गोल्डन डॉन की तरफ से एक साथ ही एक मिशन पे एविडेंस जो को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कुछ डायमंड किंगडम के भी मैजिशियन आ जाते हैं। लक सबको अकेले ही हरा जाता है, लेकिन आखिर में लोटस इसको धोखे से पकड़ लेता है एंड इसको जान से मारने वाला होता है। एंड इधर मिमोसा को मार्क्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लेता है और क्रॉस और इसे मिलकर साथ में लड़ रहे होते हैं। मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जाओ यहाँ से मिमोसा को लेके और बैकअप लेके आओ। हम इस टेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। हम लोग साथ में मिलके इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्क्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एक दिन उसको बहुत ज़्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर में पैदा हुआ? तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? एंड इन सब को सुनकर लक अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर से स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड ज़िंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती है और उसे प्यार करती है। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। वादा करो कि तुम इससे लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे, और जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम कभी हार नहीं मानोगे। वादा करो। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर जाता है कि अब वो कभी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर करके बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती है एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि चलो अच्छा हुआ ये पागल और खत्म हो गई। उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई है लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि अंदर से लक कितना ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर लक की मदद करने के लिए नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, ये दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उसे कहा था, लड़ाई, और जब तक वो लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक लक एक भी बैटल में नहीं हारा। एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वही एक चीज़ थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरी मम्मी ने कहा था कि हारना मत, लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे जब तक नहीं हारना तब तक मैं मर ना जाऊँ, और मैं अब इसकी मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा रास्ता आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके। एंड लोटस की मैजिक को जिससे ही काट कर खत्म कर देता है एंड लोग को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कैसे कर दिया? ये कैसा मैजिक है? आशा लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की? एंड इधर भी मार्क्स के सामने अपनी ग्रीम वॉर्ड निकाल लेता है। एंड आस्था और दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर आस्था ने उसे क्यों बचाया। एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे? तुम अभी भी हंस रहे हो। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेगा? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। लक आस्था और नोएल से कहता है, तुम दोनों ये रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मरना जाता हूँ। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉच करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस का अटैक लक को लगने वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्था लक को बचा लेता है और आस्था लक से बोलता है, नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। एंड लक सोचता है कि
आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है? मैं आखिर हो क्या इसका? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्था लब को बोलता है, माफ़ करना लब, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। एंड उसी समय लब की आंखें खुल जाते हैं और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। लक आस्था से कहता है, तुम शायद सही कर रहे हो आस्था, साथ में लड़ने में शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्था, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्क्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले बताया था कि मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्क्स को हराए। और इधर लोटस ने अपनी मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्था उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लोग सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लोग को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर ही नहीं है, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपनी मैजिक से हवा में बेचती है एंड लक अपनी मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस कर नहीं पाता एंड इसलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है एंड अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपने स्मोक प्रिजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। एंड लोटस इधर समझ जाता है कि नहीं, वो आस्था के रहते इन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड तभी वो अपने मैजिक से एक स्मोक बनाकर वहाँ से भागने लगता है। भाई साहब, आखिर क्या क्या कर सकता है अपने मैजिक से। लक उसके पीछे भागता है, लेकिन लक को चकमा देके लोटस वहाँ से निकल जाता है। चलो अच्छा है वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए? यार वो भाग गया, मेरे को उसको जान से मारना था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलो हम लोग मिल के अब ट्रेजर ढूंढते हैं। लेकिन तभी लक मार्क्स के मैजिक पावर को सेंस कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे भी आसपास कोई और भी है, इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसके पास लड़ने और उसको हराने। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा बहुत ज़्यादा कट होती है और धीरे धीरे हील होने लगती है और यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्क्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी और यूनो की फाइट मार्क्स यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। एंड देखकर लग भी नहीं रहा होता है कि मार्क्स जरा सा भी थक चुका है और समझ जाता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल मन नहीं है, ये वो है, इसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक एक्सपेरिमेंट कर कर इसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, जिसमें इसके साथ और भी कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उन सबको आपस में लड़ाया गया था। एंड आखिर में सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बचा था, जो कि था मार्क्स। कॉक्स को अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी यूनो जो कि एक कॉमन है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड कॉस गुस्से में अपनी पूरी जान लगाकर मार्क्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्क्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है एंड वो कॉक्स के ऊपर अपने डायमंड क्लोन से अटैक कर देता है और यूनो के ऊपर अपनी डायमंड स्लॉट से यूनो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा लेता है और बार बार मार्क्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मार्क्स को वो हिला भी नहीं पा रहा होता है और मार्क्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है यूनो के अटैक से। मार्क्स यूनो से बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। एंड तभी यूनो को अपनी पास्ट की याद आ जाती है, जब वो और आस्था आपस में ट्रेनिंग किया करते थे। एंड तब यूनो अपने मैजिक से आस्था को आसानी से बार बार हरा दिया करता था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। एंड आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वाला नहीं था, क्योंकि आखिर में वो है तो उसका भाई। एंड वो फिर से मार्क्स के ऊपर अटैक करने लगता है एंड मार्क्स डिसाइड करता है कि अब वो फाइट को ख़त्म कर देगा एंड वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड्स तो डायमंड की थी, तो वो उसे रोक नहीं पाता और मार्क्स की स्वॉर्ड्स यूनो की तरफ आगे बढ़ जाती है। कॉस बोलता है, नहीं यूनो, एंड मार्क्स की सोच यूनो को बस ख़त्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था अपनी पट से मार्क्स की स्वॉर्ड्स को बीच से ही काट देता है। कॉस देखकर डर जाता है कि आखिर जिस स्वॉर्ड को यूनो तक अपने मैजिक से नहीं काट पाया, उसको इस लड़के ने कैसे काट दिया। आस्था मार्क्स से बोलता है, मेरे भाई से दूर रहना। मार्क्स भी एकदम शौक रह जाता है कि आखिरकार कौन है ये लड़का, उनकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मार्क्स के स्वॉर्ड्स को बीच से ही काटा था। एंड यूनो भी आस्था को देखता है और सोचता है कि आखिर इतना स्ट्रांग हो गया है आस्था। एंड अब वो बचपन वाला वो वीक आस्था नहीं रहा। मिमोसा और क्रॉस भी आस्था को देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं। अबे वो गंदे, क्या कर रहा है तू, ऐसे बनेगा विज़र्ड किंग?
अभी मैं ना आया होता तो गए थे तुम। चुप रहो, मैं बस हराने ही वाला था। उसे हराने वाले थे कि मरने वाले थे, देख लेना, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तो ठीक है, चलो फिर आओ देख लेते हैं कि हम दोनों में से पहले इसको कौन हराता है। बहुत सोच रहा होता है कि आखिर एक कैसे हो सकता है एक ब्लैक बुल्स का मेंबर, वो भी जिसके पास मैजिक नहीं है। वो सोच भी कैसे सकता है कि वो मार्क से स्ट्रॉन्ग मजिशियन को हरा सकता है। आखिर कौन है ये लड़का। एंड इस एपिसोड का हम इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्दी आएगा। जो भी चैनल पे नया आए हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।